हेलो दोस्तों, आज हमारी जो PYQ हिस्ट्री की जो सीरीज़ है उसका दूसरा वीडियो आज हम देखेंगे। इससे पहले वीडियो में हम थीम एनालिसिस देख चुके हैं कि हिस्ट्री में जो क्वेश्चंस आते हैं वो किन किन टॉपिक से आते हैं। हमने देखा था जो हमारा पहला लेसन था उसमें कि लगभग कितने क्वेश्चन आते हैं। 15 के लगभग मैंने क्वेश्चन आपको दिखाए थे, ज़्यादा ही आते हैं। 15 ही कम, आप नीचे वाला लाइन लेके चल सकते हो, इससे कम नहीं आएंगे। ठीक है, यानी 100 में से 15 है तो 15% तो हो ही गए सीधे। फिर हमने ये भी देखा था एंसेंट, मिडाइवल और मॉडर्न, उनका वेटेज क्या क्या रहता है। मैंने आपको एक बहुत अच्छी बात बताई थी, मैंने खुद ने फील की है, आपने भी की होगी, कि कोई टाइम ऐसा था कि मॉडर्न पढ़ के जाते थे, स्पेक्ट्रम जो भी बुक है, तो काम बन जाता था। 2-4 क्वेश्चन जो एंसेंट मिडाइवल वाले आ रहे थे वो आपके या तो NCERT से हो जाते थे, और नहीं भी होते थे तो छोड़ के आ जाते थे, अन्य जो पार्ट हैं पेपर के उनमें अच्छा कर लेते थे। लेकिन आजकल वो नहीं रहा है। हमने पहले वीडियो में देखा था कि किस प्रकार से आजकल लगभग इक्वल वेटेज तीनों का, एंसेंट, मिडाइवल और मॉडर्न। ठीक है, तो हम किसी को इग्नोर करके नहीं जा सकते। इसके बाद में हमने ये भी देखा था कौन से टॉपिक से आते हैं, कौन सी थीम्स हैं। अब ये जो 5 साल के आप पेपर हम जब आपको डिस्कस करवाएंगे उसमें वो चीज़ प्रूव हो जाएगी, और आपके दिमाग में इतनी गहराई तक वो चीज़ बैठ जाएगी कि मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ तो मैं कुछ भी करूँ, मुझे ये टॉपिक्स बहुत ढंग से प्रिपेयर करके जाने हैं। और मैं फिर बता रहा हूँ, मेरे बार बार प्रीलिम्स क्लियर करने का जो अनुभव है, मान लीजिए 2023 में भी मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया है, या फिर और मेरे जो दोस्त हैं, धर्मेंद्र सर हैं, तो सबका वही है कि पढ़ाई देखो, वही 8-10 घंटे आप लोग पढ़ रहे हो, वही हम पढ़ रहे हैं। सोर्सेज भी मतलब कुछ हो सकता है 1-2 किताब अलग हो, और सेम से ही होते हैं। फिर एक इंसान पास हो रहा है, एक इंसान है वो फेल हो रहा है। ठीक है, और जब मेहनत करके फेल होते हैं ना, थोड़ा और दुख होता है। समझ रहे हो कि यार मैंने मेहनत की थी, मैं फेल हो गया। और फिर जब आप 1-2 नंबर से फेल होते हो तो कोई बात नहीं है, तो आप सोच लेते हो कि यार 1-2 नंबर से तो आऊँ, अगली बार कर लूंगा, मैंने जो मिस्टेक्स की हैं वो शायद रीज़न रही होगी। लेकिन जब आप 15-20 नंबर या 30 नंबर से रह रहे हो ना, इसका मतलब आपकी जो ये इन जो 5 वीडियोस में हिस्ट्री में मैं बताने वाला हूँ, और जो अन्य पार्ट्स हैं उनमें जो हम चीज़ें बताने वाले हैं, वो चीज़ें फॉलो कर ली तो वो 20 नंबर या 30 नंबर का जो गेप है वो अपने आप फिल हो जाएगा। ठीक है, पता ही नहीं चलेगा आपको। आप सोच रहे हैं कुछ बताया, मतलब ये डिस्कशन में हमें कैसे फायदा होगा। आप देखना, जब 5 ईयर के आप ये क्वेश्चन पेपर डिस्कशन कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको ऐसा पता चलेगा कि हाँ यार, हम ये गलती कर रहे थे, हम उन टॉपिक्स को ज़्यादा वेटेज दे रहे थे जो आते ही नहीं है। ठीक है, और हम इनको इग्नोर करके जा रहे थे। मैं आपको दिखाऊंगा कि हर टॉपिक से, मैं आपको दिखाऊंगा कि हर टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं। समझ रहे हो आप, और बार बार आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। और एक मैंने पहले जो वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि हिस्ट्री की देखो, वैसे हमारे पास ओल्ड और न्यू NCERT पढ़नी है, वो पढ़नी है। ठीक है, उनका कोई अल्टरनेट नहीं है, क्योंकि मेंस में काम आ जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा देखो बुक है, आप किसी का भी थीम एनालिसिस सुनते हो, और भी आपने सुने होंगे। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और मेरे दोस्तों के पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता सकता हूँ। हिंदी मीडियम में यार थोड़ी इश्यू है। हिंदी मीडियम ये होता है, जैसे इंग्लिश मीडियम वालों को बता रहे हैं ना टीचर्स की, आप है ना, जैसे बुद्धिज्म वाला क्वेश्चन आता है तो आप एल बासम पढ़ लो। ठीक है, मोरियन वाले के लिए आप रोमिला थापर पढ़ लो। ठीक है, समझ रहे हो। और अन्य जो संगम एज है या अदर है, उनके लिए आप क्या पढ़ लो, उनके लिए आप पढ़ लो उपेंद्र सिंह। लेकिन दोस्तों ऐसा है, हमें और भी सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, और 1-2 क्वेश्चन के लिए इतनी 3-3 किताब पढ़ना, वो भी एंसेंट वाले के लिए, बहुत समझदार नहीं है। मेरा क्या काम करता है वो मैं आपको बता सकता हूं। ये रही, ये बुक है ना, भारतीय इतिहास आर्य पब्लिकेशन। इसमें पहली बात तो एंसेंट, मिडाइवल और मॉडर्न तीनों है। ठीक है, जितनी उपेंद्र सिंह अकेली है जिसमें से एक क्वेश्चन के लिए हम पढ़ते हैं, उसमें तीनों है। और आज तक का मेरा रिकॉर्ड है, मैंने 3 बार प्रीलिम्स क्लियर किया है, और कभी 1-2 नंबर से रहा भी हूं। तो इस बुक से ना लगभग सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। देखो, मैं यहाँ पर एक अच्छी बात और है कि हम जो भी लोग आपको पढ़ाएंगे, अब वो रियलिटी बताने वाले हैं। ठीक है ना, एक तो टीचर होता है, टीचर का थोड़ा एंगल अलग होता है, टीचर को सब कुछ आता है। हम अभी भी अभ्यर्थी हैं, एस्पायरेंट ही है आपकी तरह ही। ठीक है, तो हमें पता है ना कि यार किन चीज़ों से व्यक्ति को जूझना पड़ता है। अब हिस्ट्री का कोई लेक्चर बहुत बड़ा विद्वान आ गया, उसको कोई मतलब नहीं, उसको सब कुछ आता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि बच्चा कहाँ से पढ़ेगा उस चीज़ को। इस बुक से 15 है तो 14 क्वेश्चन पक्के आ जाएंगे यहाँ से।
तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं स्ट्रोंगली, ये पक्का है आप खरीद लोगे और आप देखोगे ना तो आप ये नहीं कहोगे सर यार ये क्या दिलवा दिया आपने, सारे क्वेश्चन इससे आते हैं। और एटलीस्ट जो थीम्स मैंने बताई हैं वो तो जरूर, उसके टॉपिक्स तो जरूर पढ़ के जाओ इससे। मान लो पूरी नहीं पढ़ पाते आप, लेकिन ये तो पढ़ ही सकते हो आप, ये तो पढ़ ही सकते हो। ठीक है, तो हम लेसन को स्टार्ट करते हैं। आपको एक काम और करना है, देखो 5 साल के हम लगभग 500 क्वेश्चन आपको करवाएंगे, कितनी मॉक दे लो, यूपीएससी की बराबरी कोई नहीं कर सकता। तो हम क्या करेंगे, पहले मैं क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा, आपको अटेम्प्ट लेना है, आपको अटेम्प्ट लेना है। उसके बाद में है ना आपको वो चीज फिर मैं आपको आंसर दिखा दूंगा। ठीक है, तो चलो मेरी चाय भी आ गई है, तो आपको मैं पहला क्वेश्चन दिखा देता हूं। आपको इसका आंसर करना है पॉज करके। ठीक है, मैं इधर हो जाता हूं थोड़ा सा, आपको आंसर करना है पॉज करके। और उसके बाद में देखो इससे फायदा होगा, इससे फायदा ये होगा कि आप एक तो ईमानदारी से आपको अटेम्प्ट करना है, ऐसा नहीं कि सर हम तो देख लेंगे आंसर। क्यों? क्योंकि अगर आप अटेम्प्ट भी कर रहे हो ना, एटलीस्ट आपने 500 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और उसमें से अगर आपके 300 सही होते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और गलत भी हो रहा है तो कम से कम पता तो चल रहा है ना मैंने ये गलती की थी, सर इस प्रकार से करके आते हैं। ठीक है ना, तो आप इस क्वेश्चन को देख लो एक बार। अब मैं, आपने पोज कर लिया होगा और आप देख लेना, आंसर कर लेना, मैं पढ़ देता हूँ साथ साथ में। मुगल भारत के संदर्भ में जागीरदार और जमींदार के बीच क्या अंतर है? कथन एक है, जागीरदारों के पास न्यायिक और पुलिस दायित्वों के एवज में भूमि आवंटन का अधिकार होता था, जबकि जमींदारों के पास राजस्व अधिकार होते थे और उन पर राजस्व उगाई को छोड़कर अन्य कोई दायित्व पूरा करने की बाध्यता नहीं होती थी। जमींदार और जागीरदार के बारे में पूछा है। ठीक, सेकंड स्टेटमेंट में बोलता है कि जागीरदारों को किए गए भूमि आवंटन वंशानुगत होते थे और जमींदारों के राजस्व अधिकार वंशानुगत नहीं होते थे। पहले तो आप खुद दिमाग लगाओ, हमने थीम एनालिसिस किया था किस टॉपिक से, आ गया समझ में? मुगल काल से। कहां से? मुगल काल से। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना, ये रटने वाला नहीं है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। आप जब सल्तनत काल पढ़ते हो तो आप इक्ता प्रणाली के बारे में पढ़ते हो, आप जब मुगल काल पढ़ते हो तो आप मनसबदारी व्यवस्था के बारे में पढ़ते हो, और जब मनसबदारी व्यवस्था को थोड़ा ठीक ठाक पढ़ लेते हो, यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखो आप, मनसबदारी से यूपीएससी ने कितने क्वेश्चन पूछे हैं, और ये मनसबदारी का ही क्वेश्चन है, समझ रहे हो? एक बात और जो मैं आपको बताना चाहता हूं, इन डिस्कशन में हम आपको वो चीज भी बताएंगे कि मान लो आपने पढ़ा, आप पढ़ के गए थे लेकिन वहां याद नहीं आ रहा है, तो कुछ ट्रिक्स होती हैं जिनको अगर आप लगाते हो, जिनको अगर आप लगाते हो तो काम बैठता है। जैसे अब हम तो इसको ऐसे देसी भाषा में ऊपर नीचे वाले ऐसे बोलते हैं कि यार पहले वाले को दूसरे में पढ़ के देखो, दूसरे को पहले में पढ़ के देखो, ऐसा कुछ होता है। आपको दिखा देता हूं कैसे होता है। देखो यहां दो चीजों के बारे में पूछा है, यहां थोड़ा सा यूपीएससी ने क्या किया है कि इसमें भी दोनों की बात हुई है, इसमें भी दोनों की बात हुई है। पहले में क्या है कि जागीरदारों के पास न्यायिक, पुलिस और दायित्व के एवज में भूमि आवंटनों का अधिकार होता था, जबकि जमींदार के पास राजस्व अधिकार होते थे, उन पर राजस्व उगाई को छोड़कर अन्य कोई दायित्व पूरा करने की बाध्यता नहीं होती थी। अगर आपने 7th की एनसीईआरटी पढ़ी है तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। एक और आपको की पॉइंट्स को अंडरलाइन करना है। यहां की पॉइंट्स क्या है? जागीरदार, न्यायिक और पुलिस दायित्व है, और ठीक है सेकंड स्टेटमेंट में देखोगे तो वंशानुगत जो शब्द है ये आपका की पॉइंट है। अब इसने क्या किया, एग्जामिनर ने, आपका बैठ रहा है तो अच्छी बात है, वरना क्या करो आप स्टेटमेंट को बदल के देखो। जमींदार यहां लगाओ आप कि जमींदारों के पास न्यायिक और पुलिस दायित्वों के एवज में भूमि आवंटनों का अधिकार होता था, जबकि जागीरदार के पास राजस्व अधिकार होते थे, उन पर राजस्व उगाही को छोड़कर अन्य कोई दायित्व पूरा करने की बाध्यता नहीं होती थी। तो ये ऐसा ही है, ये ऐसा ही था। फिर यहां भी बदल के देखो, जागीरदारों को किए गए भूमि आवंटन वंशानुगत होते थे, जमींदारों के राजस्व अधिकार वंशानुगत नहीं होते थे। बदल के देखो, जमींदार यहां लाओ, जमींदारों को किए गए भूमि आवंटन वंशानुगत होते थे।
इस क्वेश्चन में मैं 2019 में मैंने भी दिया था। मैंने कैसे किया था, थोड़ा सा क्या कन्फ्यूज हो जाता है, आप यूपीएससी दे रहे हो, वहाँ थोड़ा एक अलग सा प्रेशर रहता है। घर में बैठ के मुझे पता है, हो सकता है कि हम थोड़ा अच्छा फील करें, वहाँ रहता है। मैं भी हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूँ, फिर भी मुझे थोड़ी सी दिक्कत हुई थी। लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा ना यार, कॉमन सेंस को कभी मत भूलना। इस शब्द का ना मतलब आप पता नहीं क्या अर्थ लोग लगाते हैं, हर जगह आप काम में भी लेते हैं कॉमन सेंस। कॉमन सेंस, कॉमन सेंस क्या है? कॉमन सेंस है कि आपका जो देसी नॉलेज है, आपकी जो अंदर की अंतरात्मा है, वो क्या बोलती है, वही कॉमन सेंस है। ठीक है, जैसे आप जिस भी एरिया में रहते हो, मुझे अब हो सकता है आप भारत के किस पार्ट में रह रहे हैं, मुझे मेरा सुना हुआ है कि हमारे पूर्वज जमींदार थे। आपने भी कभी ना कभी सुना होगा, गाने सुने होंगे जमींदार वाले। तो यार जमींदार कौन होते हैं? जो एक ही मतलब उस एरिया में बहुत पुराने समय से रह रहे हैं और उनके पास अधिकार थे, वो वहाँ के मतलब एज ए सामन टाइप के थे। अब इतना जिसका कॉमन सेंस चल रहा है तो वो अपने आप समझ लेगा, नहीं यार जमींदार वंशानुगत होते थे, जागीरदार नहीं। जागीरदार तो मनसबदार का ही रूप होते थे। चलो मैं इसका एक्सप्लेनेशन आपको दिखाता हूँ। आपने अटेम्प्ट किया होगा ईमानदारी से, हर क्वेश्चन को पहले पोज करना है, अटेम्प्ट करना है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, आपका सही हो गलत हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आपने अटेम्प्ट किया है उसका बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ऐसी प्रैक्टिस आपको कोई करवाएगा नहीं। आंसर है न तो एक और न ही दो। आपको समझ में आ गया होगा। देखो, आप जब मनसबदारी व्यवस्था पढ़ते हो तो मनसबदारी व्यवस्था में क्या पढ़ते हो कि जो मनसबदार होते थे उनको क्या होता था, जो वेतन मिलता था वो या तो मुगल राजस्व से आपको नगद में दे दिया, वरना उनको बोलते थे कि मान लो आपकी तनख्वाह हुई, आप खुद और आपकी जो सेना है, आपने सुना होगा जात और सवार, एक आपकी रैंक को बताता था और एक आपके सैनिक दायित्वों को बताता था। तो आप क्या करो, आपका मान लो 1 लाख रुपए का वेतन हुआ 1 साल का, तो आपको अमुक एरिया, मान लो राजस्थान में कहीं दे दिया, बिहार में कहीं दे दिया, बंगाल में कहीं दे दिया, उस एरिया से आप राजस्व कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अब जागीर दे दी तो वो क्या हो गया, जागीरदार। ठीक है, यानी हर मनसबदार, हर जागीरदार क्या था, मनसबदार था। लेकिन हर जागीरदार मतलब उल्टा संभव नहीं था, हर मनसबदार जागीरदार नहीं होता था। क्यों? क्योंकि हो सकता है मैंने नगद में दे दिया आपको पेमेंट, तो वो जागीरदार नहीं हुआ ना, वो जागीरदार नहीं हुआ। तो इसका एक्सप्लेनेशन आप देख लो। मनसबदारी व्यवस्था में मनसबदार को वेतन नगद व जागीर दोनों रूप में मिलता था। अतः जिनको जागीर मिलती थी वे केवल राजस्व का अधिकार रखते थे, ना कि प्रशासन का। समझ गए आप? उनका काम था भाई अपना पेमेंट कलेक्ट करो, और ज्यादा आपका काम नहीं है। जमींदार था, उसके पास दोनों राइट्स थे। दूसरी बात, जमींदार का राइट्स था वो वंशानुगत भी था। जागीरदार का ऐसा था कि आपको पेमेंट मिल रहा है, जब तक आप पद पे हो पेमेंट मिल रहा है, वरना ट्रांसफर कर दिया, अब आपको काबुल भेज दिया मान लो। उस समय आप देख रहे हैं ना, जो भारत का बड़ा नक्शा था, आपको दक्षिण में भेज दिया, तो जरूरी नहीं कि आप वहां पे वंशानुगत हो। वंशानुगत तो जमींदार होता था। ठीक है, तो इसको खत्म ही कर देते हैं, ताकि फिर केवल राजस्व का अधिकार रखते थे, ना कि प्रशासन का। वहीं जमींदार अपने क्षेत्र से राजस्व वसूली के साथ साथ न्यायिक तथा प्रशासनिक दोनों अधिकार रखते थे। उनके अधिकार वंशानुगत भी होते थे, ठीक है, जागीरदार के नहीं होते थे। एनसीईआरटी 7, देखो ये आपको एक प्रूफ भी दिया है। आप एनसीईआरटी पढ़ते हो और पढ़ के जाओ, फिर ये क्वेश्चन आए फिर आप गलत कर दो, तो थोड़ा और दुख होता है। तो आपको इस चीज़ ध्यान में रखनी है। एनसीईआरटीज में भी चीज़ें ठीक ठाक कवर है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा लेवल की चाहिए तो आप उस बुक को देख सकते हो। ठीक है, इसमें हमने क्या किया है, सभी क्वेश्चन में हम चाहते हैं कि यार इस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन दोबारा आए ना। ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा हुआ है कि ऐसा होता है कई बार यूपीएससी क्या करता है, जो ऑप्शन में कोई चीज़ है, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई चीज़ है, उसको यूपीएससी अगले वर्ष पूछ लेता है, या 2 साल बाद में, 3 साल बाद में, जो भी है। तो हमारा यार वो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो आप? ऐसा नहीं होना चाहिए कि इससे क्वेश्चन पूछा, अगले साल दोबारा इससे क्वेश्चन पूछ रहा है, हमारा गलत हो रहा है। हमारे साथ ये ठीक है कि हमें ये पता है कि यार ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसको ढंग से एक्सप्लेन करो। इसको इतना विस्तार से हमने एक्सप्लेन किया है कि अगर आप लोग इसको पढ़ के जाओगे तो आगे अगर इस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन पूछता है, तो हमारी इस सीरीज में यही थोड़ा खास है कि हमने एक्सप्लेन बहुत ढंग से किया है। ठीक है, ओके। तो एनसीईआरटी 7 के अनुसार राजस्व व्यवस्था में किसान ग्रामीण स्थानीय सरदारों या मुखिया के माध्यम से ही राजस्व देते थे, जिन्हें मुगल जमींदार कहते थे।
आ गया ना कॉमन सेंस वाली बात। जागीरदार वे मनसबदार होते थे जिन्हें नगद वेतन के बदले जमा दामी के आधार पर कुछ राजस्व क्षेत्र दिया जाता था, इसे जागीर कहते थे। और जागीर को धारण करने वाला क्या हो गया? जागीरदार। और ये लगभग 4 वर्ष के लिए दी जाती थी, फिर ट्रांसफर ऐसे हो सकता था। जागीर वह भूमि जो मनसबदार को उसके वेतन के बदले दी जाती थी, इसे स्थानांतरित किया जा सकता था। एक छोटी सी बात, हालांकि आगे चलते हैं, थोड़ा और देखते हैं। अब जागीरदार और जमींदार में अंतर आपको मैं पहले बता चुका हूं, आप इस स्लाइड को पढ़ लेना, ठीक है। वंशानुगत अधिकार किसके होते थे? जमींदार के, ना कि जागीरदार के। और ठीक है, अब एक चीज और देखो, अब जो ये वंशानुगत अधिकार वाली एवं अस्थानांतरित भूमि होती थी, इसको हम क्या बोलते थे? वतन जागीर। क्या बोलते थे? वतन जागीर। यहां भी कॉमन सेंस काम करेगा। जो जागीर आपको, अब देखो वतन का कॉन्सेप्ट पहले थोड़ा अलग होता था कि जिस एरिया में आप रह रहे हो वहीं पे आपको जागीर मिल जाए, तो जमींदार वहीं तो रहते थे, तो उसको बोलते थे वतन जागीर। क्या बोलते थे? वतन जागीर। यह वतन जागीर अधीनस्थ राजाओं को उनके क्षेत्रों में दी जाती थी। अतिरिक्त जानकारी है कि मनसब का आवंटन अनुवांशिक आधार पर न होकर योग्यता के आधार पर होता था। आपको समझ लो, चाहे मनसबदार हो, चाहे आप सल्तनत काल आपने पढ़ा हो, आप नए हैं तो अलग बात है। अगर आपने थोड़ा सा पढ़ रखी है एनसीईआरटी, तो आपने एक नाम सुना होगा, इक्ता प्रणाली। तो कॉन्सेप्ट कैसे मिलते हैं? इक्ता प्रणाली। और इक्ता प्रणाली में भी सेम चीज थी, वो भी वंशानुगत नहीं थी, उसमें भी ट्रांसफर होता था। जो भी इक्तेदार जिसको बोलते थे, वली जिसको बोलते थे, नायब जिसको बोलते थे, उसका क्या होता था? ट्रांसफर होता रहता था। यही चीज आगे जाके अगर देखते हैं तो मुगल काल में मनसबदारी व्यवस्था, उसमें भी ट्रांसफर होते रहते थे, ठीक है। और अब जिनको मैंने बताया था ना कि हर जागीरदार मनसबदार होता है, लेकिन हर मनसबदार जागीरदार नहीं होता। क्यों? अब जिस मनसबदार को जागीर मिल गई वो तो जागीरदार कहलाएगा, लेकिन जिस मनसबदार को मैंने पेमेंट नगद में दे दिया वो क्या कहलाएगा? नगदी। जिसको क्या कहलाते थे? नगदी कहलाते थे। फिर ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी, आप इसको पढ़ लेना। कुछ एक्स्ट्रा जानकारी देखो हमने लिखी है, 2 शब्द है जमा और हासिल। जमा और हासिल, ये एक्स्ट्रा हर में मैंने लिखा है कुछ न कुछ, ताकि यूपीएससी इधर उधर से भी पूछे तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। आप जब इस चीज यहाँ पे आप पे कर रहे हो, इतना टाइम, पे के साथ टाइम लगा रहे हो, इस वीडियोस को देख रहे हो, तो बहुत ज्यादा टाइम खर्च होता है ना। तो हमने एक्स्ट्रा चीजें भी लिखी हैं ताकि अगर इनसे भी क्वेश्चन आ जाए, आपको अगर दिख रहा है, ये मैंने सब लिख रखे हैं, आपको दिख रहा है तो अच्छी बात है, वरना मैं बोल दूंगा तो आप उससे कर लेना, ठीक है। जमा और हासिल ये रेवेन्यू से संबंधित है। किससे संबंधित है? रेवेन्यू से। देखो मुगल काल में क्या होता था, या जो भी आपका सल्तनत काल था, कि आइडिया लगाते थे कि ये जो एरिया है, जो राजस्थान का एरिया है या बिहार का एरिया है, जो यूपी का एरिया है, मान लो यूपी के एरिया से हमें 10 लाख की आय होगी, ठीक है। तो जो ये अनुमानित आय है इसको बोलते थे जमा। इसको क्या बोलते थे? जमा। फिर आपने कलेक्ट किया, साल में मान लो फसल हुई, जो भी था कलेक्ट किया, तो जो मिले, मान लो 10 लाख आपने आइडिया लगाया था जिसको हमने जमा बोला है, मिले आपको 11 लाख या 9 लाख, दोनों हो सकता है, कम ज्यादा, उसको बोलते थे हासिल, कि हाथ में कितना आया, हासिल कितना हुआ, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है जमा और हासिल में। अरे अभी तो नहीं होगे, असल में क्या होता है उस एग्जाम में हो जाते हैं। तो मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि अगर कोई चीज याद करो ना, तो उसको कॉन्सेप्चुअल ऐसी क्लियरिटी होनी चाहिए कि ऐसे जगा कर भी पूछे ना तो याद हो जाए, ठीक है। किस तरह मैं बताता हूँ। सरयुगल। सरयुगल क्या होता था? ये मुगल काल का एक शब्द है, सरयुगल, कि जो धार्मिक संस्थाओं को जो दान देते थे भूमि, धार्मिक दानार्थ, उसको सरयुगल बोलते थे। नीचे नाम है खालसा। खालसा जो राजा के सीधे नियंत्रण में आती थी भूमि, वो किसी जागीरदार को, जमींदार को वैसे नहीं देते थे, डायरेक्ट राजा के अंडर में आती थी, उसको बोलते थे खालसा, जिसका राजस्व सीधा केंद्रीय कोष में जाता था। समझ गए? एक शब्द और है मोकासा। मोकासा आप याद रख सकते हो, मैं से मोकासा, मैं से मराठा। तो मराठाओं को जो जागीरें दी जाती थी, मराठाओं के जो शासनकाल था शिवाजी का, उस समय जो जागीरें दी जाती थी उसको मोकासा बोलते थे। वर्ड एसोसिएशन है, आप कर लोगे। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। हम सारे क्वेश्चन इसी टाइप से करने वाले हैं, इसी तरह का जो विस्तृत आपका विश्लेषण है वो हम करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका काम वही है, अटेम्प्ट करना ईमानदारी से।
सेकंड क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, कॉमन सेंस से हो जाता। आपको भी पता है भूमि सुधार है, उनका क्या लक्ष्य रहे होंगे, आप अटेम्प्ट करो पॉज करके, ठीक है। स्वतंत्र भारत में भूमि सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, क्योंकि जो अच्छी चीज़ें हैं वहाँ पे ज़्यादा टाइम लेंगे, क्योंकि इससे रिपीट भी नहीं होगा, और रिपीट भी होगा तो ये क्वेश्चन इतना कॉमन सेंस वाला है कि आप में से जो नए भी हैं, मुझे पता है वो क्वेश्चन का आंसर कर देंगे। यहाँ कॉमन सेंस वाला है कि भूमि सुधार का टारगेट क्या होगा। आप थोड़ा सा आइडिया लगाओ कि भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय भूमि सुधार जो भी थे, जो भी हमने प्रयास किए थे, हदबंदी चकबंदी, उनका टारगेट क्या था, ठीक है। तो आपने अटेंड कर लिया होगा। जिनका आंसर बी है तो उनको बधाई हो, क्योंकि आपने कॉमन सेंस को बरकरार रखा और इस क्वेश्चन को कर लिया बिना ज्ञान के। मैं भी करके आया था, क्योंकि किसी बुक में इतना ज़्यादा ऐसा स्पेसिफिक थोड़ी लिखेंगे कि भूमिहीनों को कृषि भूमि प्रदान करना, उसके विस्तृत डायमेंशन होते हैं ना, तो हमें आइडिया लग जाता है हाँ भाई इसका आंसर ये होगा। इसमें एक्सप्लेनेशन भी हमने किया है थोड़ा बहुत, लेकिन एक चीज़ है, एक्सप्लेन तो इसलिए किया कि आपको थोड़ा सा लगे कि हाँ भाई इस चीज़ को हम पढ़ के जाएं, क्या पता कल को कोई और चीज़ पूछ ले। लेकिन इसमें काम की चीज़ एक ही है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम मत लगाना आप। जेसी कुमारप्पन कमेटी, आगे मान लो 2024 में यूपीएससी पूछे कि जेसी कुमारप्पन कमेटी किससे संबंधित है, तो आप आसानी से पता लगा सकते हो कि जेसी कुमारप्पन कमेटी है वो भूमि सुधारों से संबंधित है। और ये चीज़ें आप एक बार पढ़ के चले जाना, ठीक है, स्लाइड को पॉज करके पढ़ के चले जाना। और हाँ, जो अटेम्प्ट कर रहे हैं जिनका गलत हो रहा है ना, तो ऐसा मत सोचना मेरे तो गलत हो रहा है, मैं तो बंद ही कर दूंगा अटेम्प्ट करना, किसको पता चल रहा है गलत हो रहे हैं, पहली बात। तो दूसरी बात, ये क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकते, आपने इतनी मेहनत, आप इतनी मेहनत कर रहे हो पढ़ाई में, कॉमन सेंस आपका है ही, तो गलत नहीं होगा। तीसरा क्वेश्चन, हाँ दूसरा क्वेश्चन था वो कहाँ से आया था, थीम बताना मैं भूल गया था। थीम क्या थी, आफ्टर जो हमारी स्वतंत्रता है 1947 के बाद वाले यूपीएससी, क्या कई बार उनको याद आ जाता है कि हाँ यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बच्चों का ये पोर्शन क्या पता वीक होगा, एक क्वेश्चन वहाँ से पूछ लेते हैं। वो तब होता है जब आपका मॉडर्न से काफ़ी क्वेश्चन पूछे तब, ठीक है। लेकिन जो हमने पहला कॉन्सेप्ट देखा था मुगल काल, वहाँ से तो एक आता ही आता है, ठीक है। मैं बार बार बोलूँगा आपको, उसका रीज़न ये है कि आप है ना फिर पढ़ते टाइम है ना, ऐसे आपने एक स्टोरी सुनी होगी, मैं बार बार अपने जो भी मेंटरशिप के बच्चे हैं उनको बोलता हूँ, जो भी मेरे दोस्त या फिर जो स्टूडेंट मुझसे गाइड लेने आते हैं उनको भी मैं यही बताता हूँ कि यार एक चीज़ है, मान लो मुझे जयपुर से दिल्ली जाना हो, ठीक है, ये सुनना आप ध्यान से, ये आपको हर सब्जेक्ट में काम आएगी। मुझे जयपुर से दिल्ली जाना है और मैं दिल्ली पहुंच गया, मुझे विंडो सीट की, अब बस में जा रहा हूँ, विंडो सीट मुझे मिली, बड़ी आराम से एसी बस थी, मैं जा रहा हूँ, दिल्ली पहुंच गया। दिल्ली पहुंचते ही मुझे मेरे दोस्त ने पूछा, मान लो कि यार तू जयपुर से दिल्ली आया है तो ये बता कि बीच में होटल्स कितनी आई थी बढ़िया बड़ी बड़ी, या मान लो कोई स्पेसिफिक ब्रांड बता दे कि यार मान लो हाईवे किंग या कोई भी ब्रांड बता दे कि उसकी कितनी होटल्स आई थी। मैं कहूँगा यार तू पहले बताता मेरे को, तो मैं गिनते हुए आता। अब तो मेरे को याद आ रही है, एक आई थी, दो आई थी, पता नहीं। यही सेम यूपीएससी जर्नी का मामला है। लोग 6-6 साल 5-5 साल तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं, भयंकर वाली प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मेहनत तो कर रहे हैं, वो हर बार जयपुर से दिल्ली तो जा रहे हैं, पूरे साल पढ़ रहे हैं, पेपर भी दे के आ रहे हैं, लेकिन उन्हें किसी ने ये नहीं बताया कि इस जर्नी में बीच में आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। हिस्ट्री, जब आपके लेसन्स पूरे हो जाएंगे और फिर आप उसी पे विश्वास रख के तैयारी करोगे तो 2024 या 2025 जब भी आप एग्जाम दे रहे होंगे आपका रिजल्ट अलग होगा। और ये हमारा प्रूवन है। 2016 में जब मैंने एग्जाम दी थी पहली बार, तो वहाँ मेरे साथ भी वही था, जयपुर से दिल्ली डायरेक्ट पहुँच गया और नंबर आए मात्र 54। लेकिन 2017 में जब ये चीज़ें करके गया तो मेरे नंबर थे 110 से ऊपर नंबर थे, ठीक है। तो वो बदलाव किससे आया? बस ध्यान रखने से। आपको भी बार बार हम ये चीज़ें बताएंगे ताकि यार आप लोग जब ये चीज़ें देख रहे हो तो उसका फ़ायदा भी तो होना चाहिए ना। और एक और बात बताता हूँ, मान लीजिए इस कोर्स को मान लो हज़ारों लोग देखेंगे, लेकिन फ़ायदा किसको होगा? जिसको विश्वास होगा, ठीक है, कि यार ये चीज़ें काम करती हैं, इन लोगों पर प्रूवन है, समझ रहे हो। जो विश्वास करेगा, जो इसको फॉलो करेगा, उसको बहुत फायदा होगा। वरना क्या, मोस्टली बच्चे बहुत जल्दी हार मान जाते हैं। 15 मिनट देखी चीज़, 20 मिनट देखी कि यार नहीं 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 यहाँ अच्छा नहीं है, हमें तो फील अच्छा नहीं हो रहा है। ये प्रूवन चीज़ें जो हमने की हैं और हमें फ़ायदा हुआ है। 2023 का जो इतना हार्ड पेपर था उसमें भी इन्हीं चीज़ों को करके हम गए थे और हमारा प्रीलिम्स आसानी से क्लियर हो गया।
ठीक है। हाँ, क्वेश्चन पढ़ो, आपको अटेम्प्ट करना है इसको। हाँ ठीक है, आप कर लेना, उसको पोज कर लेना। मेरा काम क्या है, आपको ये बताना, चार्टर एक्ट 1813, बताओ थीम क्या है। ब्रिटिश भारत में जो अंग्रेजों की नीतियां थी, जो उन्होंने एक्ट लाए थे, पॉलिसीज जो लाए थे, वो हर साल एक क्वेश्चन। अब बताओ, जब मुझे पता है कि यहां से हर साल एक क्वेश्चन आ रहा है, तो मैं कैसे गलत कर सकता हूं बताओ। और मैंने एक काम और किया आपके लिए, जितने भी इंपॉर्टेंट एक्ट थे, तो 5 साल का जब हम डिस्कस करेंगे तो मैं लगभग कोशिश करूंगा हो जाए। तो आपको जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हो, 1813 वाला हो, 1833 वाला, 53 वाला, 58 वाला, 61 वाला, या 92, 1909, 1919, 1935, कोशिश करेंगे। वैसे तो यूपीएससी ने 5 साल में 5 तो पूछ लिए। इवन ऐसा भी हुआ है कि लगातार 2 साल उन्होंने 1919 और 1919 का ही पूछ लिया। समझ रहे हो आप। तो बहुत ज़्यादा ना यार तैयारी है ना, मतलब बहुत ज़्यादा तैयारी करने की जरूरत होती नहीं है वैसे, मतलब कि मैं ये भी पढ़ रहा हूँ, मैं वो भी पढ़ रहा हूँ। आप अगर फोकस स्टडी करते हो, टॉपिक्स आप आइडेंटिफाई कर लिए, तो बहुत मजे आते हैं। ठीक है। हाँ, इस क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चार्टर एक्ट 1813। एक कुछ लोग ये भी पूछते हैं, आज पहले ही वीडियो है, इसमें थोड़ा हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि सर मैं प्रीलिम्स के नोट्स बनाऊं या नहीं बनाऊं। अब सर आपने बोल दिया इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है, तो सर मैं तो इसके नोट्स बना जाऊंगा, तो मेरा तो काम बढ़िया हो जाएगा। यार नोट्स का मतलब ऐसा होता है कि आपको वो स्पेसिफिक चीजें, जैसे इस क्वेश्चन से मैं आपको दिखाता हूं कि 1813 का अगर आप एक्ट पढ़ रहे हो तो आपके नोट्स कैसे होने चाहिए। ठीक है, पहले क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार अधिपत्य को चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। ठीक है, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। क्वेश्चन पढ़ लिया आपने। अब देखो, मैं आपको अटेम्प्ट करने का तरीका बताऊंगा। ये चीज आपको ना, आप कहीं भी थीम एनालिसिस देख रहे हो तो ये चीज बताते नहीं है, ये हम लोग करके आते हैं एकदम एग्जाम में। जैसे मैंने एक क्वेश्चन पढ़ा, तो जो मुझे याद आ रहा है उसको तो मैं वैसे ही करेक्ट कर लूंगा। ठीक है, जैसे मैं ये क्वेश्चन कर रहा था, तो कई चीजें कॉमन सेंस होता है आप में भी, जैसे भी कॉमन सेंस से जो इसको अटेम्प्ट कर रहे हैं, उनको एक कथन बहुत गलत लग रहा होगा। जैसे इस कथन को पढ़ो आप, कि भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। इतना तो कॉमन सेंस आप में भी है कि भाई 1857 तक तो है ना कंपनी का प्रशासन था। 1857 की क्रांति के बाद में ही तो कंपनी से छीना था। आप कितनी भी मतलब बेसिक बुक पढ़ के चले जाओ, उसमें भी ये बात है। लेकिन प्रॉब्लम है ना, हम क्या सारा फोकस 1813 पे रहता है, यार 1813 1813, भूल जाते हैं कॉमन सेंस। 1857 तक तो कंपनी का प्रशासन था, तो ये ब्रिटिश संसद ये कहां से आ गया। तो देखो, अब ऐसे ही करते हैं हम एग्जाम में, डिट्टो ऐसे ही करके आता है हर इंसान। लेकिन मान लो मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट, तो मुझे तो याद भी था, चाय और चीन वाली चीज भी याद थी। अब सेकंड स्टेटमेंट देखो आप, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। एक चीज बताओ आप, ये कथन गलत हो सकता है कभी? आप सोच के देखो, ये कथन कभी गलत हो सकता है क्या? हो ही नहीं सकता। ब्रिटिशर्स कुछ भी लाए होंगे तो उससे उनका जो कंट्रोल हो बढ़ाई होगा ना। आप सोचो, अंग्रेज ऐसा कुछ ला सकते हैं क्या कि उनसे उनका ना जो कंट्रोल है वो कमजोर हो जाए? एटलीस्ट 1947 से पहले तो ऐसा कुछ हुआ नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये कॉमन सेंस की बात है कि दूसरा सही होगा ही होगा। ठीक है, तो ये ऐसे हम अटेम्प्ट करते हैं। अब आपकी बात आ गई नोट्स वाली। देखो, ये यूपीएससी ने पूछा है, मान लो मेरा तो आप नहीं मानो, यूपीएससी ने पूछा है। यूपीएससी ने किस चीज को अच्छा माना या इस एक्ट में इंपॉर्टेंट माना? चाय का व्यापार और चीन के साथ जो व्यापार था, इसको इंपॉर्टेंट माना। अब मैं इसको आगे बढ़ता हूं। देखो, अब इस एक्ट के जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है उसको मैंने ऐड किया है आपके आंसर में। देखो, आंसर 1 और 2 है। ये था, ये एक्ट है, ये बातें थी। पहली लाइन जो मैंने लिखी है, इस कानून ने भारत में कंपनी के व्यापार अधिकार एकाधिकार को समाप्त कर दिया
यद्यपि भारत में चाय व्यापार और चीन के साथ व्यापार का कंपनी का एकाधिकार बना रहने दिया। कंपनी एक, आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो व्यापार करने के लिए आई थी, लेकिन फिर धीरे धीरे जब डेवलपमेंट हुआ, लेसेज फेयर की जो नीतियाँ आई, तो उसमें जो ब्रिटेन के अन्य जो व्यापारी थे या जो अन्य कंपनी, वो बोले हमें भी अधिकार दो भाई। पहले कंपनी का एक अधिकार था, तो धीरे धीरे वो खत्म किया गया था। 1813 में ये खत्म किया, और चीज़ें खत्म कर दी, केवल दो अधिकार रखे कि आप एक तो चाय और एक चीन के साथ व्यापार है उसका एकाधिकार आपके पास है, और चीज़ों में अन्य व्यापारी भी आ सकते हैं, अन्य कंपनियां भी आ सकती हैं। ये तो यूपीएससी ने पूछ लिया। मैंने कुछ और चीजें भी इंपॉर्टेंट मानी है। या हो सकता है कि यूपीएससी आगे कोई क्वेश्चन पूछे तो उसमें चीजें मिल जाएंगी, तो हमारा गलत नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने इतना ढंग से एक्सप्लेन किया है। तो इन चीजों को आपको ढंग से देखना है। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई, तो क्वेश्चन पूछ सकता है कब दी गई थी? पहली बार 1813 में। पहली बार शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था। स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया गया था, और इस एक्ट में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की संवैधानिक स्थिति पहली बार स्पष्ट की गई। कंपनी अधिकृत सभी भारतीय क्षेत्रों पर ब्रिटिश सम्राट की प्रभुसत्ता स्थापित कर दी गई। अब आप कह रहे हो नोट्स कैसे बनाता हूँ? देखो अभी तो मुझे रटे हुए, तो थोड़ा तैयारी करते हुए समय हो गया ना, आपको भी रट जाएंगे। अगर मैं नहीं चाहता कि आपको रटे, आप पहली बार में अटेम्प्ट लें और पहली बार में आपका क्लियर हो जाए, मैं ये चाहता हूँ। देखो जो पहली बार नोट्स बनाए थे तो कैसे बनाए थे? खुद बना रहे हो ना, तो देखो चाय चीन 1 लाख धर्म प्रचार, ये लो, ये मेरे नोट्स थे। अब आपको किस क्या बनाया? मैंने बनाए, मैं बता देता हूँ। मैंने 1 लाख इसलिए लिखा, 1 लाख रुपए किसके लिए थे? शिक्षा के लिए। धर्म प्रचार, ईसाइयों को धर्म प्रचार की अनुमति, चाय और चीन के साथ व्यापार का एक अधिकार। ये नोट्स हो गए। यानी एक पेज में, ये तो मैंने 3 लाइन लिखी है 1813 की, आप एक पेज में सभी एक्ट्स का कच्चा सीटा लिख सकते हो। नोट्स ऐसे ही होने चाहिए, ये नोट्स नहीं हो सकते। ये नोट्स है तो फिर बुक क्या है? समझ रहे हो? पढ़ो तो एलोबरेशन से पढ़ो, नोट्स बनाओ तो ऐसे बनाना। वैसे प्रीलिम्स के नोट्स मतलब बहुत ज्यादा बनाने नहीं होते हैं, बट फिर भी आप ये तो पता है ना कि यार एक्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ऐसा बनाओ। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। और आगे नहीं, थोड़ा पीछे चलते हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसमें क्या इंपॉर्टेंट था? बंगाल का जो गवर्नर था उसको अब क्या क्या कहा जाने लगा? बंगाल का गवर्नर जनरल। पहला कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। कार्यकारिणी में जो गवर्नर होता था उसको एक कार्यकारिणी के माध्यम से वो निर्णय लेता था। उसमें कितने सदस्य थे? 4। एक खुद गवर्नर, 4 सदस्य। और ये दिक्कत भी हुई थी। मैं आपको 1784 वाला एक्ट बताऊंगा, तो आप देखना। अब ये क्या थे? 4 सदस्य थे, एक गवर्नर था, बहुमत से निर्णय लेते थे। तो 3 सदस्य एक तरफ हो गए तो गवर्नर साहब बैठे रहो, तो गवर्नर को दिक्कत होती थी। इसलिए एक 1784 में एक्ट आता है। हालांकि आगे मैंने लिखा भी है, पढ़ाऊंगा मैं आपको आगे वाले, हो सकता है अगले वाले वीडियो में हो जाएगा। 1784 का एक्ट था, उसमें गवर्नर बोला मुझे दिक्कत हो रही है, मानते ही नहीं है। तो फिर क्या था? 1784 वाला जो एक्ट है उसमें सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर कितनी कर दी गई थी? 3 कर दी गई थी। ठीक है, वो उस समय और देखेंगे। एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी कलकत्ता में। इसके खिलाफ अपील कहां की जा सकती थी? अपील प्रीवी काउंसिल में। प्रीवी काउंसिल कहां होती थी? लंदन में। ये काम 1935 तक चलता रहा ऐसे ही। 1935 के अधिनियम तक अपील कहां होती थी? प्रीवी काउंसिल में। तो ये बातें ध्यान में रखनी है। अजीब जो बात है, जो हम गलत कर सकते हैं, उन चीजों को याद रखना है। ठीक है, जो इजीली याद रह जाए उनके लिए जरूरी नहीं है।